हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर टेट में पूछे हुए कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि आप आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए उन प्रश्नों को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आप देखिएगा और आसानी से बना सकते हैं बशर्ते कॉन्सेप्ट आपको पता हो। तो यदि नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो ध्यान से देखिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछ रहा है। बात समझिए, ये कोई आपका यहाँ पर घन है, ये कोई आपका घन है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो आप गलती कर देंगे। तो ये घन है, इसकी मान लीजिए कि भुजा क्या है, x है, तो इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं कि कितना होता है 6x²। इतनी तो बात आप जानते हैं ना कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, इतनी बात आप जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो ये भुजा है इसे कर दिया जा रहा है 2 गुना। इसे क्या किया है, 2 गुना। जब 2 गुना कर दिया जाए अर्थात 2x हो जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके बारे में बताइए। तो जब भुजा आपकी इतनी हो गई, जब ये भुजा 2x हो गई अर्थात 2 गुनी हो गई, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें कि इस जो ये भुजा हो गई 2x, इसके अनुसार इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसके बारे में बात करें तो कितना होने वाला है 6 × भुजा स्क्वायर। 6 × भुजा कितना है 2x है ना, तो 2x का स्क्वायर अर्थात क्या आपको मिलने वाला है 6 × 4x² अर्थात 6 चौके 24x²। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहले था कितना, इतना था, अब हो कितना जा रहा है, इतना हो जा रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताइए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताइए। आसानी से आप बता सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह भी बता सकते हैं कि 6x² है, 24x² हो गया, तो बढ़ कितना रहा है, 18x² बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़ रहा है, 18x² बढ़ रहा है अर्थात पहले था कितना 6x² हो जा रहा है, 18x² बढ़ रहा है, हो जा रहा है 24, लेकिन बढ़ कितना रहा है 18x²। तो कितना गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा। ध्यान दीजिएगा 3 गुना बढ़ा। आप जानते हैं कि कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल अपने आप में 100% होगा, कोई भी राशि स्वरूप में अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये पहले वाला जो पृष्ठ क्षेत्रफल है अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। बढ़ा कितना, 3 गुना। बढ़ा कितना, 3 गुना। तो जो ये प्राप्त होने वाला है अर्थात जो ये 3 गुना बढ़ा, तो जब ये 100% है तो बढ़ा कितना 3 गुना 100%, 3 गुना 100% अर्थात कितना होने वाला है 300% की आपको वृद्धि हुई और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ है नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी जो पूछा जाए प्रतिशत के लिए, जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखना है, जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखना है और जिससे तुलना करना है उसे हमेशा नीचे रखना है और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा कराना है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 6 था 24 हो गया, 6 था 24 हो गया। वृद्धि कितने की हुई, 6 था 24 हो गया। वृद्धि कितने की हुई, 18 की वृद्धि हुई अर्थात 18x² ऊपर हो जाएगा। तुलना किससे होगा, जिससे तुलना होगा अर्थात 6 था, 6 से हो गया 24, तो तुलना क्या होगा, जो पहली वाली राशि है उस पर तुलना होगा। 6x से ना इतना हो गया है तो इस पर आपको तुलना होगा, तो 6x² नीचे हो गया, ठीक है ना। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा कराइए, बस यही काम करना है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6×3 18 अर्थात आपको कितना प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है, आपको 300% की वृद्धि पूछा जाए आपके या फिर कभी पूछी जाए, सबके लिए यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है, जिससे तुलना होगा उसे नीचे रखना है, प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराइए और वही आपको निकल करके आने वाला है। यहाँ पर भी वही काम किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को भी बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि b - a का 30%, b - a का आपको यहाँ पर का अर्थ गुना और 30% को यहाँ पर 30% लिख सकते हैं ना, तो 30/100 भी रख सकते हैं। बराबर है कितना, a + b का अर्थ होता है गुना 18%। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या होने वाला है, आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाने वाला है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6×5
30 और 6 3 के 18। अब गुना कराइए, जो आपको कटने वाले तो है नहीं तो इनसे गुना कराइए, तो कितना होने वाला है 5b होगा माइनस 5a हो गया, और इधर हो जाएगा तो इसमें आप गुणा करा लीजिए, तो ये 3a हो गया, और ये आपका यहाँ पर हो गया 5b नहीं, आपको 3b। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। एक तरह की एक साइड में ले जाइए और एक तरह की एक साइड में ले जाइए, तो ये इधर माइनस है उधर इसको ले जाइए, और b को इधर लेकर के आइएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो इधर आकर के क्या होने वाला है आपको घट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2b, और इधर जाकर के जुट जाएगा तो कितना होने वाला है 8a। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये 2 चौके 8 आपको हो गया, अर्थात b बराबर 4a हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, a अनुपात b आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको, a अनुपात b चाहिए, a अनुपात b। ये इधर है ना, ए आपको इधर ही रहने दीजिए, और बी को क्या कीजिए इसके बटा में कर लीजिए, बी को इसके बटा में कर लीजिएगा। तो इधर ध्यान दीजिए, ये ए से क्या है 4 गुणा के रूप में है, और बी से क्या है 1 कुछ नहीं तो 1 गुणा के रूप में है, तो इधर 1 आपका रह गया, इधर क्या है 1 रह गया, और ए बटा के बी, ए के बटा में बी ना हम ले गए हैं, ए के बटा में न बी ले गए हैं, अर्थात ए का जो है कोफिशिएंट कुछ भी नहीं रहना चाहते, जो 4 है ना इधर आकर के बी का जो कोफिशिएंट है उसके बटा में हो जाएगा, अर्थात 1 बटा के 4 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है एक अनुपात ए अनुपात बी के बारे में, अर्थात 1 अनुपात 4 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, ए अनुपात बी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपका कितना होने वाला है 1 अनुपात 4 होने वाला है। यदि बी अनुपात ए के बारे में पूछता तो 4 अनुपात 1 होता, तो 1 अनुपात 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तब बात समझिए। यहाँ पर ये क्या है, ये 1 इंटू बी है ना, ये आपका 4 इंटू ए है, 4 इंटू आपका ए है, ठीक है ना, ये आपका 4 इंटू ए है, अनुपात नहीं है, यहाँ पर आपका 4 गुना ए है। ए को इसी साइड में रहने दीजिए, बी को इसके बटा में ले जाइएगा, तो 4 क्या है 4 से गुना है, 4 को यहाँ गुना है तो इसके साइड में ले जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 1 बटा के 4 हो जाएगा। यही काम यहाँ पर किया गया है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को बनाने में 95% बच्चे फेल हो जाएंगे। कैसे इस प्रश्न को आपको बनाना है ध्यान दीजिएगा, इसे आपको बाय प्रोसेस ही बनाना होगा, ऑप्शन से यदि बनाइएगा तो आपको गलत ही होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि x - 2 इंटू x-9 का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर न्यूनतम मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये है आपको गुणनखंड के रूप में, इसे आप तोड़िएगा तो x से x में गुणा होगा, ये होने वाला है x², इससे तोड़िएगा तो ये आपको 9x हो जाएगा, अर्थात आपको बारी बारी से गुणा होगा। उस तरह से -2 से होने वाला है तो ये -2x हो गया, और यहाँ से 9 दूना के 18 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब आपको करना क्या है, इसका आपको निकालना है कि न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम अर्थात कम से कम मान क्या होगा, तो उसके बारे में आपसे बात करें। तो यहाँ पहले इसे a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, इसे ऐसे कीजिए कि ये a + b के होल स्क्वायर पर हो जाए। तो पहली बात तो इसे आप जोड़ लीजिए, पहले यहाँ पर कम करना होगा कि ये x² - 11x हो जाएगा और प्लस 18 हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का जो होल स्क्वायर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये होता है a² + 2ab और प्लस b²। इतनी बात तो आप जानते हैं। तो इसे आप तोड़िए, इसे जो है ना आपको a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। तो ये x², तो a का काम करेगा x, तो a² हो गया, -2ab, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अर्थात a - b के रूप में तोड़िए, a + b या फिर a - b जो भी आपको आने वाला है उसके रूप में तोड़ना है। तो 2a का वैल्यू कितना x, b का वैल्यू कितना कि 11 आ जाए। हम लोग b का वैल्यू कितना रखें कि 11 आ जाए, b का वैल्यू कितना रखें कि 11 आ जाए। तो यदि हम 11 बटा के 2 रखते हैं b का वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 11x आपको होने वाला है। ये बात आपको मेंटेन करके चलेगी। तो आपको यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है, यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है जिससे कि ये मेंटेन करके चले। तो 2ab, यदि b का वैल्यू 11 बटा के 2 रखें तो ये 11x के बराबर हो जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस तरह से a² -2ab + b², तो b का वैल्यू कितना 11 बटा के 2 और इसका स्क्वायर। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब इसका स्क्वायर हमने लिखा तो ऑलरेडी पहले से है कितना 18 है ना, पहले से आपका यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको मेंटेन करने के लिए इसमें से यदि हम इसको घटाते हैं, यदि हम 11 बटा के 2 के स्क्वायर को घटाते हैं तो ये मेंटेन रहेगा। जितना हमने जोड़ा उतना हमने घटा लिया, मेंटेन रहा। और प्लस आपका यहाँ पर 18 कर देना है, प्लस क्या कर देना है 18 कर देना है। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग ला रहे हैं a + b के होल स्क्वायर पर। तो अब ध्यान दीजिए, इसे आप लिख सकते हैं कि x - 11 बटा के 2 अर्थात a + b के होल स्क्वायर के रूप में कहिए या फिर a - b के होल स्क्वायर के रूप में कहिए। तो ये हो गया x - 11 बटा के 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका क्या है, ये है 18,
यहाँ पर है प्लस 18 माइनस, ये तो आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में चला गया ना, ये इतना आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में चला गया। अब आपके पास बचा क्या, 18 माइनस 11 बटा के 2, 11 बटा के 2 कहने का अर्थ क्या है कि 121 बटा के 4 आपको होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर न्यूनतम मान यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान यहाँ पर कहने का अर्थ क्या होगा कि आपको ये वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। कम से कम होने का अर्थ क्या है कि यहाँ वाली जो वैल्यू है आपको 0 प्राप्त हो, यहाँ वाली जो वैल्यू हो 0 प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 0 भी रखेंगे ना तो आपको यहाँ पर पहले आपको दो पार्ट में प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, यदि यहाँ पर हम लोग 0 इसे करते हैं तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, वही आपको न्यूनतम होगा। यदि यहाँ पर 0 के अलावा कुछ भी यहाँ पर प्राप्त होगा ना तो आपको 0 से छोटा नहीं हो पाएगा, 0 से छोटा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। यदि माइनस में भी यहाँ प्राप्त होता है तो स्क्वायर करके उसे प्लस में कर देगा तो बड़ी संख्या हो जाएगी। -1 भी इसका वैल्यू यदि किसी तरह से प्राप्त हो तो स्क्वायर करके -1 का स्क्वायर अर्थात 1 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। अर्थात इस टोटल की वैल्यू यदि 0 हो जाए और 0 का स्क्वायर करें तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 0 प्राप्त होने वाला है। अर्थात इसका जो मिनिमम वैल्यू है आपको 0 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से इसका आपको जो मान होगा कैलकुलेट कीजिएगा, वही इसका न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह 72 ये आपका एलसीएम इसे ले लीजिए, ठीक है ना, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और 72 में से आपको 121 घटाना पड़ेगा, 72 में से 121 को आपको घटाना पड़ेगा और बटा में 4 घटाइएगा तो -49 और बटा के आपका 4 आएगा, -49 बटा के 4 और इसमें आप 0 जोड़िएगा तो -49 बटा के 4 ही होने वाला है। अर्थात इसका न्यूनतम वैल्यू क्या आने वाला है, -49 बटा के 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, -49 बटा के 4। यहाँ पर हमने इसे 0 क्यों रखा है, क्योंकि हमको न्यूनतम वैल्यू चाहिए। यहाँ पे यदि 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी ना तो इसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। यदि माइनस में भी इसके अंदर आएगा तो भी आपको क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, अधिक से अधिक 0 होगा, कम से कम भी क्या होने वाला है, 0 होगा। यहाँ पर कम से कम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 होगा, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 होगा, इसे कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वही उसका क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू होगा। आपसे पूछा जा रहा था न्यूनतम वैल्यू के लिए और ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है, इसको बनाने में बहुत लोग गलती करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है और आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको पूछे गए, इसका पूछ रहा है कि वर्गमूल क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि ए स्क्वायर यदि -b स्क्वायर के रूप में है तो हम लोग लिख सकते हैं a + b × a - b के रूप में लिख सकते हैं। इतनी तो बात आप जानते हैं ना, इसको आप उसी रूप में लिखिए, ठीक है ना, इसे आप इसी रूप में लिखिए। a + b कहने का अर्थ क्या है कि ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, तो इनका योग कीजिए, योग कीजिएगा तो कितना आने वाला है, ये आपको 400 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका आप अंतर कीजिए, क्योंकि a + b × a - b करना है, अंतर कीजिएगा तो 12 में से 8 जाएगा, कितना आने वाला है आपको 4 आने वाला है। और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा और 1 में से 144। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल, तो ये जो हम लोग किए हैं ये आपका इसका कैलकुलेशन ये आपका हो गया और इसका वर्गमूल निकालना है कि बताइए कि क्या होगा इसका वर्गमूल, यही तो आपसे पूछ रहा है ना। अर्थात यहाँ पर 400 के वर्गमूल के बारे में बात करते हैं, 20 × 20 है 400, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और यहाँ पर 144 12 × 12 होता है, अर्थात इसमें से एक 20 बाहर हो जाएगा और इसमें से एक 12 बाहर हो जाएगा, अर्थात 12 दूना के 24 240 इसका वर्गमूल होने वाला है। और जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। आप जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। a + b हमने किया है 400 प्राप्त हुआ, a - b हमने किया 144 प्राप्त होगा और इसी का तो आपको वर्गमूल चाहिए, इसी का आपको वर्गमूल निकाल लिए। क्या कोई तकलीफ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना बहुत ही आसान है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि इन दो कोणों का योग क्या होगा, इन दो कोणों का योग क्या होगा, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि AB जो है AC के बराबर है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है ना इसके बराबर है, तो ACD 105 डिग्री है, ये वाला कोण 105 डिग्री है। तब आपको BAC के बारे में आपसे पूछ रहा है कि BAC क्या होगा, अर्थात इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये वाला कोण क्या होगा। लेकिन
लेकिन आपको ये भी बात याद रखना है कि आपको ये कोण दे देगा और इन दो कोणों का योग आपसे पूछ देगा कि कोण ए प्लस कोण बी बताइए, कोण ए और प्लस कोण बी बताइए, इसके बारे में आप बताइए। तो आप गलती कर देंगे, यदि नहीं जानते हैं तो निश्चित है गलती करेंगे, यदि जानते हैं तो आसानी से आंसर इसका बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इस कोण के बारे में कि ये वाला जो कोण है ए ना, इसके बारे में बताइए कि ये वाला कोण क्या होगा। आसानी से बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये कोण इतना दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए कि ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज आपको समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, अर्थात इसके आधार के जो कोण है वो आपको बराबर होंगे। कहने का अर्थ है कि ये वाला जो कोण है और ये जो कोण है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या है, 105 डिग्री है। ये कोण क्या है, 105 डिग्री है। तो यहाँ वाला कोण के बारे में बात करें कि ये कोण कितना होगा, एक लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है, अर्थात यहाँ वाला कोण क्या होने वाला है आपका 75 डिग्री होने वाला है। जब ये कोण 75 डिग्री होगा तो ये भी कोण क्या होगा, आपको 75 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जिससे दोनों भुजाएं आपको बराबर वाली भुजाएं संलग्न होती हैं। इतनी बात तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको निकालना है इस कोण के बारे में। आप जानते हैं दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि बी और सी जो कोण हैं, ये क्या है, 75 डिग्री के हैं, अर्थात 150 डिग्री हो गए। इनका योग कीजिएगा 75 का, तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपको निकालना है कोण ए के बारे में, तो 150 क्या हो जाएगा, 180 में से आपको घट जाएगा, 180 डिग्री में से 150 घट जाएगा, अर्थात कितना निकल करके आया, 30 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू कितना होने वाला है, 30 डिग्री। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट और भी आप याद रखिएगा कि जब यहाँ पर कोई बाह्य कोण इस तरह से आपको दे दिया गया हो और यहाँ पर पूछे कि ए और बी अर्थात दूरस्थ जो अंतःकोण है, जो दूर वाले अंतःकोण है, इनका योग आपसे पूछ दे, तो हमेशा याद रखना है कि जो बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण के बराबर ही जो आपको दूरस्थ अंतःकोण होते हैं वो आपको होते हैं इन्हीं का योग, अर्थात इनका और इनका योग कीजिएगा तो ए प्लस बी का योग बराबर जो बाहर वाला कोण है इसके बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट पर भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कोण ए के वैल्यू के बारे में बात करें तो कोण ए का वैल्यू कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 30 प्राप्त हो रहा है। और उसी तरह से कोण बी के बारे में बात करें तो कोण बी कितना प्राप्त हो रहा है, आपको 75 प्राप्त हो रहा है। और इनका योग कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 105 डिग्री आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो आपको किसी भी त्रिभुज में उसके बाह्य कोण के बारे में बात करें कि एक बाह्य कोण दिया हुआ हो और दो अंदर के दो कोणों के बारे में आपसे पूछ दे कि जो दोनों के अंदर के कोणों का योग बताइए क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो बाह्य कोण है उसी के बराबर होता है। और नहीं तो ये भी आपसे दे दिया जाएगा कि जो एक कोण ए है और कोण बी है इसका योग आपसे दे दिया जाएगा कि इसका योग इतना है। तो आपसे कोण बाह्य कोण पूछेगा कि ए सी डी के बारे में बताइए कि ये कितना होगा, तो भी आप जानते हैं कि इन दो कोणों के योग के बराबर जो बाह्य कोण होता है ये होता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गणित की श्रेष्ठ विधि है, इसके बारे में आपको बताना है। अर्थात रेखा गणित को किस विधि से आसानी से समझाया जा सकता है। यहाँ पूछ रहा है क्या खेलकूद विधि से समझाया जा सकता है, या फिर आपको सूत्र आधारित विधि से आपको समझाया जा सकता है, या फिर अभ्यास विधि से समझाया जा सकता है, या फिर प्रदर्शन विधि से आपको समझाया जा सकता है रेखा गणित को सबसे आसानी से बच्चों को। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन करके आपको उसे आसानी समझा सकते हैं। प्रदर्शन करने का यहाँ पर अर्थ ये है कि आपको त्रिभुज के बारे में समझाना चाहते हैं तो त्रिभुज का आप डायग्राम लेकर के आपको उसे आसानी से आप समझा सकते हैं। या फिर वृत्त के बारे में बात करें तो वृत्त को भी आप आसानी से दिखा करके उस चीज़ को आप आसानी से समझा सकते हैं। या फिर षष्ठभुज, पंचभुज, किसी भी आपको रेखा गणित के सभी आकृतियों के बारे में आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को आप बता सकते हैं प्रदर्शन करके। ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको निश्चित है कि एक आपको पूछा जाता है और पूछा जाता है, बार पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि इतना है तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि a प्लस बी प्लस 2c बटा के v का वैल्यू बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इस तरह से अनुपातिक राशि दी होने इसको आपको कांस्टेंट मान लेना है, जो कि इसमें न हो। अब वो k इसमें नहीं है तो k आप कांस्टेंट मान लिए। अब कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है a का वैल्यू। तो यहाँ पर इसलिए a का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। जिसको निकालना है उसको छोड़ करके बाकी को आप ढक लीजिए। तो ये a बटा के 3
3 बराबर के हो जाएगा। a बटा के 3 बराबर के कहने का है 3 इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, अर्थात 3 इंटू के हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपको 3 के मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b को निकालना है तो b को क्या करना है, आपको b को छोड़ करके बाकी सबको ढंग लेना है। तो b बटा के 2 दिख रहा है ना, तो b बटा के 2 बराबर के दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बटा में है तो इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, अर्थात 2 के हो गया। उसी तरह से यहाँ पर c का वैल्यू निकालना है तो c को छोड़ करके बाकी को ढंग लीजिए, तो c बटा के 1 बराबर क्या आ रहा है, के आ रहा है, अर्थात c का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 गुना के अर्थात के हो जाएगा। 1 में के से गुणा कीजिएगा तो आपको के हो जाएगा। इस तरह से आपको इनका वैल्यू निकालना है, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, बस इसी मान को इसमें पुट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो a में आप यहाँ पर पुट कीजिएगा, a की जगह पर क्या पुट कीजिएगा, 3 के पुट कीजिएगा तो 3 की हो जाएगा। b की जगह पर क्या पुट करना होगा, 2 के पुट करना होगा, और c की जगह पर सिर्फ k है तो k पुट कीजिए, और बटा के आपको क्या है, b है तो b का वैल्यू कितना है, 2k के बराबर है तो b का वैल्यू 2 के रखिए। बस इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 3 2 5 और 1 आपको यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है ना, 3 2 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा। तो 6 के और बटा के 2 के, तो यहाँ पर 3 दूना के 6, के से के कैंसिल और 3 दूना के 6 अर्थात 3 आ रहा है। 3 कोई ऑप्शन में है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। a के बारे में बात करें तो 3 के हो जाएगा, b के बारे में बात करें 2 के हो जाएगा, c के बारे में बात करें तो k हो जाएगा। यहाँ पर 2c के बारे में बात कर रहे हैं, जो c है ना ये आपको 2c है, यहाँ पर एक आपको गलती हो रहा है, तो 2c रखिएगा, तो 2c रखिएगा तो ये आपको 7 हो जाएगा, और 7 बटा के 2 आपको आने वाला है, और 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5 आएगा, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनका जो आप वैल्यू निकाले हैं ना, आसानी से आपको जो आपको पूछ रहा है उसको छोड़ करके जो आपको उसको इसके अलावा जो भी है उनको आपको ढंग देना है। तो ये है a बटा के 3 है, ठीक है ना, तो इन सबको ढंग दीजिएगा। तो इसके बराबर क्या मानना है, आपको k मानना है, इसलिए यहाँ पर a का वैल्यू 3 की आ गया। उस से आपको b के बारे में निकालना है, तो इन दोनों को ढक दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, b बटा के 2 हो जाएगा, और इसके बराबर मानना है, k के बराबर मानना है, इसलिए b का वैल्यू आपका 2 के होगा। इस तरह से इनका आपको वैल्यू निकालना है। उससे c के बारे में निकालना है तो इनको ढकना है, और ये आपको c बटा के 1 हो जाएगा, और 1 किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, इसलिए c का वैल्यू यहाँ से k आया। इस तरह से इनका वैल्यू निकालना है और इसमें आपको पुट करना है आसानी से। ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं और इसको आपको इस तरह से आसानी से बना लेना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ये सभी बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मस तथा लस का गुणनफल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पहली बात की एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो भी आपको नंबर्स होती हैं, 2 नंबर्स के बारे में बात करें तो उनका जो गुणा होता है ना, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। इस पर आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 2 संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यहाँ पर है कि 2 संख्याएं हैं, एक संख्या मानकर चलिए कि जो एक संख्या है आपको 3:4 के अनुपात में अर्थात 3x है, तो दूसरी संख्या कितनी है, आपको 4x हो जाएगी, क्योंकि ये आपको 3:4 के अनुपात में है। यहाँ पर है कि उनके मस तथा लस का गुणनफल जो है ना, जो इनका गुणनफल है ये आपको दिया हुआ है कि 20:28 है, गुणनफल है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जब इनका गुणनफल इतना है तो इन 2 संख्याओं का गुणनफल के बारे में बात करें तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणन जो होता है ना, उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणन के बराबर होता है। ये बात तो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, गुणा करने से पहले जो कटता है उसे कटा लीजिए। तो ये आपको 4 से कटने वाली है, 4 से कटा लीजिए, 4 से आप इसे कटाइए। तो 4 5 आपको यहाँ पर 20 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। 3 से भी आपको ये पुनः कटने वाला है, 3 से क्या हो जाएगा, ये आपको कटेगा, तो 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 छके 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 27 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 169 प्राप्त हुआ। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 169। इसलिए एक्स के बारे में बात करें तो इसका जाकर के इधर क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, अर्थात कितना वर्गमूल इसका आ गया, 13 आ गया, अर्थात एक्स की वैल्यू आपको 13 आ गई। संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, आपको संख्याओं के बारे में नहीं पूछ रहा है, संख्याओं का योग, अर्थात संख्याएं क्या है, 3x है और आपको एक संख्या 4x है, इन्हीं का योग आपसे पूछ रहा है ना, कि योग बताइए कि योग क्या होगा। तो इसी में सिर्फ आप इनका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आपका 13 हो गया। कोई तकलीफ है आपको यहाँ पर, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये आपको 91 और जो भी ऑप्शन है उसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। इस पर आपको बार बार क्वेश्चन पूछाता है, कभी अनुपात दे देगा, कभी आपको यहाँ पर एक संख्या दे देगा, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, पूछेगा कि दूसरी संख्या बताइए, तब बस उसमें वैल्यू पुट करना होता है, दूसरी संख्या आप आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर इनका अनुपात आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित। आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। क्या करना है वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिलेशन जैसा दिया हो वैसा ही आपको काम करना है। यहाँ पर कह रहा है कि ए बाइनरी बी बराबर क्या है, ए गुना बी प्लस बी है, अर्थात जो यहाँ पर होगा उनका आपस में गुना कीजिए, जो बाद में है उसको उसमें योग कीजिए। तो यहाँ पर ये क्या है, ए की जगह पर है और ये क्या है, बी की जगह पे है। तो ए बाइनरी बी क्या हो रहा था, ए गुना बी अर्थात 5 गुना 7, ए की जगह पर 5 है, 7 की जगह पर बी की जगह पर क्या है 7 है, तो ए गुना बी। और आपको इसमें क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था, क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था बी को, तो बी क्या है 7 है, इसी को आपको प्लस करना है। जैसा यहाँ पर रिलेशन दे वैसा है इसमें रिलेशन स्थापित करके उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो 7 5 35 और 7 आप जोड़िएगा तो कितना आने वाला है, 42 आने वाला है और 42 ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। ये आपको बार बार ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं और इसके आंसर के बारे में बात करें तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर है। इसे आप कोशिश कीजिएगा तो जरूर बना सकते हैं, इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसका वीडियो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने खत्म किया है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।